प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा मौजू महंगाई है। अब जब महंगाई को आप डिस्कस करते हैं, पेट्रोल की कीमतों को डिस्कस करते हैं, आने वाले दिनों के चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, तो आपको इकोनॉमी को डिस्कस करना पड़ता है। अब गवर्नर स्टेट बैंक ये नवीद सुना रहे हैं कि इस साल मुल्क की मुआशी तरक्की की जो शरह है वो 5% रहेगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आवाम का मौजू है या जिसमें आवाम को दिलचस्पी है वो महंगाई है, तो अदारा शुमारियात जो है वो कहता है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 3 साल में 133% इजाफा हुआ है। और इस हफ्ते की भी अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें भी 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 14% तक महंगाई जा रही है। तो ये सूरत हाल है। फिर दूसरी तरफ हम एक तरफ देखते हैं कि पहली छमाही का तजारती खसारा जो है वो 11 अरब 66 करोड़ डॉलर है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पहली छमाही में 500 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया गया है। अच्छा, फिर हम पाकिस्तान की इकॉनमी में आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है उसमें 3.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम करंट अकाउंट खसारे को पिछले 2 साल में मिलाकर देखें तो हुकूमत कहती है कि हमारी पिछले 10 साल की कारकर्दगी की मुनासिबत से देखा जाए तो अभी भी बहुत सूरत हाल बेहतर है। और इसके साथ साथ हुकूमत अपने लिए जो अहदाफ तय कर रही है उसमें गर्दिशी कर्जे को हम बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं। तो गर्दिशी कर्जे में इस साल 425 अरब रुपए कम करने का मंसूबा बनाया गया है कि हम कम से कम 425 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा उतारेंगे। फिर जो सऊदी अरब से पैकेज आया है उसमें हम उसके बाद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी आई है और IMF के साथ आने वाली जो डील है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग जिनका कंसर्न महंगाई से है शायद वो इस डिस्कशन से अपने इस सवाल का जवाब निकाल सकें कि महंगाई कम होगी या बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है इसका ताल्लुक मुल्क की मुआशी हालात से है। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूँ। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है मुआशी उमूर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। और अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं, बिलखुसूस टैक्स उमूर के माहिर हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हारून शरीफ साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि जो रुपये की कदर में कुछ बेहतरी या इजाफा या इस्तेहकाम देखने में आया है, इसकी वजह आप सऊदी पैकेज को समझते हैं? पार्टली बिल्कुल सऊदी पैकेज का इसमें लिंक है, क्योंकि जो ये रुपए के अंदर एक तो फंडामेंटल्स की वजह से, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था और रुपए पे प्रेशर आ रहा था, लेकिन एक परसेप्शन जो होती है, जो लोग एक मुल्क की मईशत का फ्यूचर देख के पोजीशंस लेते हैं, सो बहुत से लोग जो थे वो डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे थे और अब उनको एक इनफ्लो दिखाई दे रहा है, तो उससे थोड़ा सा इस्तेहकाम नज़र आ रहा है रुपए की कदर में। लेकिन ये जो इनफ्लो आपका अभी सऊदी अरब से आ रहा है, अगेन ये जो डिपॉजिट भी है और जो ऑयल फैसिलिटी है, दोनों जो हैं इन ए वे ये पाकिस्तान के ऊपर एक कर्ज है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम जो इन्वेस्टमेंट का पैकेज एग्री किया था जब मैं वज़ीर आज़म के साथ गया था, हमें उसको रिवाइव करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हारून साहब, ये आर्जी बेहतरी आपके ख्याल में रुपए की कदर में, क्योंकि हम जो मुख्तलिफ तरह के तज्जिए पढ़ते और देखते रहे हैं उसमें यह था कि अगला जो साल है 2022 उसमें 180 तक डॉलर जाएगा, कुछ लोगों ने 184 की फिगर दी, कुछ ने 176 की फिगर दी। तो ये जो हम डॉलर रुपए को वापस आता हुआ देख रहे हैं, इसी कदर में बेहतरी देख रहे हैं, ये आपके ख्याल में और बेहतर होगा? ये 160, 65, 62 यहाँ तक आएगा या फिर ये दोबारा से कुछ अरसे के बाद नेगेटिव ट्रेंड हम देखेंगे? जी, रुपए पर मेरे हिसाब से IMF की ट्रांच अगर आ जाती है तो कुछ उसके ऊपर मजीद मस्बत असर पड़ेगा, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। लेकिन जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी की फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इंपोर्ट पर इन्हिसार एक्सपोर्ट की निस्बत कहीं ज़्यादा है, हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, तो हमारा ये जो एक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी अभी चला आ रहा है, अनलेस कि इसको हम ड्रास्टिकली चेंज करें, रुपए पर प्रेशर रहेगा। जो मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी हैं, फिच ने अपनी रिपोर्ट में रीएडजस्टमेंट की है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपर साइड ऑफ 170s प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन इन द मीडियम टर्म अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं तो मुझे रुपए पर प्रेशर नजर आता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कैचअप नहीं कर पाएंगी इंपोर्ट्स के प्रेशर्स को।
बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, मामला यह है कि जब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की, जैसे अभी हारून शरीफ साहब भी कह रहे थे, तो हुकूमत का आर्गूमेंट इसमें दो हैं। वो कहते हैं कि इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह एक तो ऑयल प्राइसेस में इजाफा है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में फूड प्राइसेस, जो फूड आइटम्स है उसकी प्राइसेस में इजाफा है। अब इन दोनों में इजाफा होने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। तो आपके ख्याल में ये आर्गूमेंट ठीक है इंपोर्ट बिल बढ़ने का? जी, जाहिर है कि दुनिया में जो इस वक्त सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हैं, फिर जो ऑयल है वो भी दुनिया में रिकॉर्ड सतह पे की तरफ जा गया है और उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस सारे का इम्पेक्ट तो पाकिस्तान पे आना लाजिम था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है जो प्राइसेस की फिक्सेशन में। मगर साथ ही अगर हम ये देखें कि एक ज़राई मुल्क जो एक ज़माने में ख़ुद ये जिनसे जितनी भी हमारी जिनास थी खुद तो नोश की, उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे स्टेपल फूड हैं उनको हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम उनके नेट इंपोर्टर्स बन के रह गए हैं। तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ी फ्लॉ नज़र आता है कि जो हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब लोगों का ज़्यादा इंसार इस बात पे नहीं है कि आपकी मायशी जो अशारिया गवर्नमेंट दे रही है वो क्या है। उनका ये ताल्लुक है कि उनको रोज़ बरोज़ की जो चीज़ें खाने के लिए वो इतनी महंगी मिल रही हैं कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। फिर उसके ऊपर बिजली के बिल देखें, फिर सुई गैस के बिल देखें, फिर उनकी दूसरी जो ज़रूरियात है वो देखें, तो वो बहुत परेशान हैं लोग, और इस तरफ तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए। जी सही है, बिल्कुल सही है। तो डॉलर की ज़रा थोड़ी सी मजीद बात कर लें। अशफाक तौला साहब, आपसे मुझे याद है कि पिछले 3 साल में डॉलर पर बहुत डिस्कशंस हुई हैं प्रोग्राम्स में, और जब ये 150-52 रुपये था, आपने उस वक्त कहा था 168 पर जाएगा, फिर वो 168 पर गया, उसने टच किया, फिर वो वापस आ गया, लेकिन उसके बाद दोबारा वो चला गया। अब आप कैसे देखते हैं डॉलर और रुपये की पैरिटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे हारून ने कहा कि रुपये पे प्रेशर रहेगा मीडियम टर्म में, और शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स आती हैं। हमें इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा, और ये मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ आपको, और ये कौमी असम्बली कायमा कमेटी में भी मैं ये सवाल कर चुका था एज एन एक्सपर्ट जब उन्होंने मुझे बुलाया, कि अगर आप चाहते हैं इस मार्केट की स्टडी को करना चाहेंगे, तो ये तमाम पैनलिस्ट आपके एग्री करेंगे कि हमारी मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी डेवलप्ड वर्ल्ड मार्केट। आपकी एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है, और आपकी बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे हारून ने कहा कि एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा हमारी पिकअप नहीं कर रही है, और इम्पोर्ट की रिलायंस हमारी बढ़ती जा रही है। तीसरा, जब आपने कहा कि जी कमोडिटी प्राइजेस, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो बढ़ती जा रही हैं, और जब कमोडिटी प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं, और आज भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है यूरोप की, वो इतनी बढ़ी है कि अब आपको एलएनजी पे प्रेशर आना है, और आपकी इंपोर्ट मज़ीद महंगी होंगी। अगर उस पर भी आप डिवैल्यूएशन करते हैं, और अगर आप इसके बावजूद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जी, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जब महंगाई बढ़ेगी, और डॉलर का अगर मैं पैरिटी मुझसे आप अगर पूछेंगे मीडियम टर्म में विद इन 1 ईयर, मुझे जो लग रहा है स्टेट बैंक की भी जो कल मैंने देखा, मेरा ख्याल है 180-182 के ऊपर आ रही है, जो मार्क टू मार्केट रिवैल्यूएशन उन्होंने 1 साल की हुई है, जो फ्राइडे एंडिंग की थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे पहले एक मरतबा बहुत गलत तरीके से उन्होंने पैरिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि हॉट मनी लेके आए। हॉट मनी की वजह से आपके डोमेस्टिक डेट भी बढ़ गए, डोमेस्टिक डेट की डेट सर्विसिंग भी बढ़ गई, और उनको एडवांटेज मिला जो 2% पे न्यूयॉर्क से लेके यहाँ पर आपको भेज देते थे, और 13.25% उन्होंने ली इंटरेस्ट रेट डॉलर के मद में, और उसमें रिवैल्यूएशन कमाई अलग। इसके बाद कुछ तरीके से हम इसको 152 पे अभी भी लेके आए। मगर आपने ये देखा होगा कि जितना इनफ्लो उन्होंने कोशिश की और जितना ये मार्केट में पंपिंग किया, वो रुपये को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये डिवैल्यूएशन जो कंट्रोल नहीं हो पाई थी, और भले हम पिछली हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दे कि जी उन्होंने आर्टिफिशियली इसको मेंटेन रखा था, बट आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी, मैं आपको इस प्रोग्राम के साथ मैं कह सकता हूँ कि पिछली हुकूमत के शुरू के 3 साल में जो 104 रुपए की डॉलर पैरिटी रही थी, उसमें IMF प्रोग्राम के दौरान एक भी डॉलर या एक भी सेंट हुकूमत के रिजर्व से, स्टेट बैंक के रिजर्व से नहीं पंपिंग किया गया था। अच्छा। जब बाद में प्रेशर आया और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी, उस वक्त ये पंपिंग किया गया था, और उस वक्त लोनिंग भी आपकी बढ़ी है। अभी आपकी लोनिंग भी बढ़ रही है, आप पंपिंग भी करते हैं। अब तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई कि आपने देखा होगा कि जी 1.2 बिलियन डॉलर उन्होंने जुलाई 1 से लेके सितंबर 8 तक उन्होंने डाले, और अभी मजीद डाले,
ये रिपोर्ट आनी बाकी है और मेरा ख्याल है ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें पता चले एज ए पाकिस्तानी ये कितना पंपिंग करें, ये इनके लिए नहीं हर हुकूमत के लिए होनी चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि क्या एफिशिएंसी है और किस तरीके से हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम एक बहाना देते हैं रीर और नीर, उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाता हूं तो क्या पैरिटी बनती है और क्या हम पंपिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मुझे आगे जैसे हारून की बात से मैं एग्री करूंगा कि ये मेरा ख्याल है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज कि हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल ठीक नहीं है। हमारी इकॉनमी इस वक्त सेकेंडरी स्टेज पे प्रोड्यूस एंड सेव में हमें होना चाहिए। हमारे बेसिक एजेंट ऑफ जो ग्रोथ है उन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम टर्चरी इकॉनमी पे मूव कर जाते हैं। हम अपनी फिगर देते हैं कि देखिए गाड़ियों की सेल कितनी हो गई। अरे भाई, गाड़ियों की सेल इस वक्त आपके लिए फंडामेंटल नहीं है। आपके लिए जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है कि जी आपकी सेविंग कितनी हो रही है, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हो रही है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, आपकी एफडीआई कितनी आ रही है। ये चीज़ों की फंडामेंटल आपको देखनी चाहिए, हमें ये नहीं दिखाना। और ये एक्सपोर्ट्स की भी अगर जो कोई कहता है कि जी बड़ी है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई, जैसे आप कॉटन की मिसाल ले लें जी, क्वांटिटी वाइज हमारी ग्रोथ नहीं आई है। हमारी ग्रोथ सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से और महंगाई की वजह से ये आई है। तो आई थिंक ये प्रिवेलेंट अगर रहेगा तो इकोनॉमी 5% नहीं, आप 6% पे भी ग्रोथ कर लें, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो डॉक्टर फरोख सलीम साहब, ये मुस्बत आशारिया हम देखते हैं। मैं आप चूँकि बहुत सादा ज़बान में आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और इसमें महारत रखते हैं बाकी मेहमानों की तरह, मुझे ये बताइए सर कि ये आवाम जो तवक्को लगाए बैठे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी या महंगाई कम होनी चाहिए या हमारा मसला महंगाई है, ये तमाम आशारिया जिनकी हम बार बार दोहरा के बात करते हैं, आगे जाकर हम मज़ीद बात करेंगे, इसका महंगाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 133% जो है ये हम देख रहे हैं 3 साल में हुई है, फिर 12%, 14% पर जा रही है। ये कुछ कमी इसमें वाकई होने की तवक्को है? देखिए खान साहब, पहली दफ़ा शायद ऐसे हुआ है कि तीनों पैनलिस्ट जो आपके साथ बैठे हैं उन्होंने जितनी बातें की हैं मैं तकरीबन सभी से एग्री करता हूँ। सभी ने बड़े पते की बात की है। एक बात जो इसमें रह गई है वो है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की फज़ा जो होती है। बिजनेस का, इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फज़ा होती है। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि सियासी गैर यकीनियाँ कितनी सारी हैं। सिविल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या फ्यूचर होने चला है। पीटीआई की तकरीबन ऑपोजिशन से उनकी लड़ाई है, बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई है। बाइडन के साथ, अमेरिका के साथ कुछ हालात ठीक नहीं है। चाइना के साथ गैर यकीनी की फज़ा रहती है। एफएटीएफ के साथ क्या होने वाला है, आईएमएफ के पैकेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर बहुत सारी आप सोचिए कि माशी गैर यकीनियाँ इसके अंदर हैं कि रुपी डॉलर की पैरिटी फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो ये गैर यकीनी की फज़ा जो है, चाहे वो सियासी हो या वो माशी हो, ये कहा जाता है कि ये बिजनेस और इकॉनमी की बड़ा सख्त जो है वो दुश्मन होती है। महंगाई के हवाले से असल मामला वही है और आसान तरीन, मतलब आपने इब्तदाइया जो शुरू किया था वो आवाम के हवाले से किया था और उसके बाद फिर बड़ी टेक्निकलिटीज़ हमने जो है वो सुन ली हैं। 98% पाकिस्तानी जो कहते हैं, जब सर्विस जो हमने देखा है मोस्ट रिसेंट वाला, उसमें वो कहते हैं कि उनका जो अव्वलीन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो महंगाई है। अब महंगाई, अब पाकिस्तान के हवाले से अगर महंगाई के सिक्के को देखा जाए तो उसके दो रुख नज़र आते हैं। देखिए, एक तो बड़ा क्लियर कट रुख है जिसको आप समझिए कि आटा या चीनी, ये पाकिस्तान में हम इसको प्रोड्यूस किया जाता है, पाकिस्तानी फार्मर्स को रुपयों में इसकी रकम दी जाती है। हुकूमत खुद से सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, गंदम की भी, गन्ने की भी। इन चीज़ों में अगर पिछले 3 सालों में 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया है तो यहाँ पे फिर हुकूमत की कई नाअहली लगती है। उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर आप ज़िम्मेदार ठहरा लें या सिंपली ये कह दें कि उनके पास सीरियसली कोई माशी पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि उनका 100% फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहा है। दूसरा रुख जो है उसी महंगाई के सिक्के का, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुल्क के बाहर से इम्पोर्ट करते हैं।
जैसे पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, डीजल इंपोर्ट होता है, वो अब पिछले साल $37 का बैरल था, अब वो 80-85 पे चला गया है। पाकिस्तान तकरीबन 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, तो उनकी कीमतें अगर आलमी मंडियों में बढ़ती हैं तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान में भी उनकी कीमत अब बढ़ानी पड़ेगी। कोयला आप देख लीजिए कि वो कोई $60 का टन था, वो $200-250 टन पे चला गया है। हम कोयला $2 या $3 बिलियन का इंपोर्ट कर लेते हैं, बिजली घर चल रहे हैं हमारे उससे। इसी तरह LNG जो है वो $10 का स्पॉट बिका करती थी, अब वो $40-50 पे चली गई है। तो वो दो सिक्के हैं, एक तो आटा, चीनी, बिजली शायद उसमें हम शामिल कर लें, वो भी पाकिस्तान में बनाई जाती है, और दो उसका इनपुट जो है वो हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आम आदमी का इन इशारियों से कतई कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ ये कहता है कि मेरे घर में 3 या 4 बच्चे हैं और औसतन 125 किलोग्राम आटा हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत साल का कंज्यूम करता है। वो पहले $35 किलो था, अब वो चला गया है 70-75 पे। तो क्या वो नीचे आएगा, या क्या मेरी तनख्वाह ऊंची जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि मैं उस खसारे को कवर कर लूं? तो एक अगर आप पिछली मेरे ख्याल 1960 से लेके सन 2018 तक अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें पाकिस्तान की, तो वो मुसलसल बढ़ती रही। 2018 में वो पीक कर गई थी कोई $1450 पे। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की माशी तारीख में ऐसे हुआ है कि एक दो धारी तलवार चली। एक तो महंगाई हो रही है, और दूसरी उसके साथ साथ हमारी औसतन आमदन जो है वो 2018 के बाद मुसलसल 3 साल 2 साल हो गए हैं कि वो गिरती चली जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये दो धारी तलवार आप इसको कह रहे हैं। एक आपने बात की कि गैर यकीनी की सूरत हाल ये मईशत की दुश्मन है। हारून साहब, हम जो IMF के साथ डील कर रहे हैं इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये अगर आता है तो इससे गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी होगी, जो कि मईशत के लिए बेहतर है। इससे इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ेगा, मार्केट की सूरत हाल बेहतर होगी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आवाम इसका तासुर IMF के पैकेज के बारे में हमेशा ये होता है कि इस पाकिस्तान जब शराइत मानेगा, टैक्सेस में इजाफा करेगा, वो जिन शोबों में छूट है वो छूट खत्म होगी, बिजली महंगी होगी, तो उसका इंपैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर आएगा। तो IMF के साथ अब क्या डील हो रही है आपके ख्याल में? ये कितना बेहतर है, कितना नुकसानदेह है, कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए? जी, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट एक टॉपिक रेज किया। देखें, पहले तो आसान अल्फाज में ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम IMF प्रोग्राम में रहते हैं और उनसे निगोशिएट करते हैं, तो हम उस वक्त एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या स्टेबलाइजेशन की फेज़ में होते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की फेज़ में नहीं होते हैं। तो जो IMF है वो आपके जो उनका 5 नुकाती प्रोग्राम चला आ रहा है, जो 1 साल के लिए सस्पेंड हो गया था, ये जो हमने एक बबल देखा, जिसको मैं बबल का लफ्ज़ करूँगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जिसको हमारे बहुत से दोस्तों ने जो कि इस वक्त साहब इक़्तिदार हैं, उन्होंने कहा कि अब ग्रोथ का पहिया चल पड़ा है, सस्टेनेबल डेवलप ग्रोथ आगे हमें दिख रही है। तो कोई भी आदमी जो फंडामेंटल्स को, इकोनॉमी को समझता है, जो इस वक्त आज की सूरत हाल है, ये यहीं पर आनी थी, क्योंकि वो एक टेम्परेरी फिनोमेना था। अब IMF की जो सर्टेनिटी है जी, वो तो ये है ख़ास तौर पे वो इंटरनेशनल लेंडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझने की बात है कि हमारी जितनी करंट अकाउंट के डेफिसिट्स हैं वो इंटरनेशनल बोरोइंग से फाइनेंस होते हैं, ना कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस हो या एक्सपोर्ट की अर्निंग से फाइनेंस हो। तो जिस मुल्क का कर्ज़ों पे इन्हिसार होता है उसके लिए IMF का सर्टिफिकेट मज़ीद ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये लोग अपना कर्ज रीपे कर पाएंगे। IMF जो है वो पावर सेक्टर के ऊपर उनकी बड़ी क्लियर प्रायर एक्शंस हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप अपने गैप्स को घटाइए। वो टैक्स टू GDP की रेशियो को 5% बढ़ता देखना चाहते हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो प्रेशर्स भी आएंगे कि आप टैक्सेशन का टारगेट बढ़ाइए। इसी तरह वो जो रूपी डॉलर की पैरिटी है उसको वो मार्केट फोर्सेस पे देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी उनसे अग्रीड हैं। अभी सूरत हाल इस वक्त ये है, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो वो कुछ वेवर्स उनसे मांगेगी कि जी हमें कुछ रिलैक्सेशन कर दीजिए, कि हम इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा बजाय इसके कि इस साल अचीव करें, हमें और टाइम दे दें।
जो वेवर्स होते हैं, क्योंकि मैं दूसरी साइड से बहुत सालों से इसको देखता आ रहा हूं, ये जो वेवर्स का एक सियासी एंगल है जिसकी तरफ डॉक्टर फारूक सलीम ने इशारा किया है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी क्यों अपने बड़े शेयर होल्डर से लेते हैं, तो वो हमारी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करेगा कि आया उनको हमारी कितनी ज़रूरत है और हमें वेवर मिलता है या नहीं मिलता है। अदरवाइज ये प्रोग्राम का रिवाइवल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होगा जिसमें इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। जो हम बात कर रहे थे कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, वो IMF प्रोग्राम के अंदर जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाती उनके मयार के मुताबिक, वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो हारून साहब, क्या हम सादा जबान में ये कह लें कि IMF के प्रोग्राम के अप्रूवल के साथ ही या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही आवाम पर थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो या महंगाई की सूरत में वो रिफ्लेक्ट करे? खासा बोझ बढ़ेगा। सिर्फ हमारे जो बाहर के लेंडर्स हैं उनको एक कंफर्ट मिलेगी कि जो हमारे कर्जे अगर रुके हुए हैं या नहीं टाइमली आ रहे हैं तो वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस के पैरामीटर्स IMF प्रोग्राम नहीं होता है, आई एम अफ्रेड। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर फंडामेंटल चेंजेस करने की जरूरत है, और आपका सर्वाइवल एक्सपोर्ट इनकम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, ना कि मजीद कर्जे लेके अपनी डेवलपमेंट को फाइनेंस करने में। बिल्कुल सही है सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो पहली तिमाही में हमने 500 अरब रुपए जो हैं वो ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया है, जो कि हौसला अफजा बात है। लेकिन दूसरी तरफ पहली तिमाही में ही हम देखते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो हमारे हदफ से कहीं आगे जा रहा है। तो कहीं कुछ जगहों पर बेहतरी दिख रही है, कुछ जगहों पर हम कमज़ोरी हमें नज़र आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो ओवरऑल क्या हमारे सामने तस्वीर आती है? ओवरऑल बेहतर हुआ है या ओवरऑल हमारी सूरत हाल कमज़ोर है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अगरचे मैं कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल डिस्कशन कम हो और आवाम सादा ज़बान में समझ सकें और उनका जो सवाल है कि मईशत कुछ बेहतर होगी और एक महंगाई में कमी वाक़ई होगी या नहीं होगी, डॉलर पर क्या असर रहेगा या डॉलर कहां तक जाएगा, लेकिन कुछ साथ साथ हमें GDP और बाकी चीज़ों की बात करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने यह कह दिया डॉक्टर इकराम साहब कि GDP जो है हमारी 5% रहेगी। ये ग्रोथ आप 5% पे देखते हैं, 3.94 की बात हो रही है, फिर 4 का हदफ हम उसकी बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं 5% रहेगी। जी, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि IMF के साथ हमारा जो बकाया प्रोग्राम है वो कामयाबी की तरफ जाता है या नहीं जाता। अच्छा। अब हमने महसूलात में कुछ इजाफा दिखाया है, मगर आप देखें कि जो दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो नोज डाइव कर गए हैं। मालियाती खसारा जो है वो पहले हमारे जो क्वार्टर में बहुत जो है वो 4 महीने में देखें तो वो फिर उसी शरह पे जा रहा है। तो जब आपको वो कहेंगे कि आप अपने फंडामेंटल दुरुस्त करें, तवानाई का मसला हल करें, आप अपने महसूलात को ठीक करें। हम ये चाह रहे हैं कि जी पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ें, इसलिए हमने अब टैक्सेस पे भी उन्होंने कहा कि जी यहीं पे रहने दीजिए। तो होगा क्या, फिर हमारा वही कर्जा बढ़ेगा, डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। तो जब IMF कहेगा कि जी आप अपना जो है वो बेल्ट टाइट करें, तो फिर ये ग्रोथ के ऊपर भी इसका असर आएगा। तो अभी एक क्वार्टर की या 4 महीने की परफॉर्मेंस पे 5% कहना जो है वो मेरे ख्याल में एक जो है वो बहुत हकीकत पसंदाना बात नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये पैदावारी लागत के मसले हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम हैं, हमारी बढ़ती हुई इंपोर्ट्स के मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, किन चीज़ों में बेहतरी होगी तो महंगाई में कमी होगी? सादा ज़बान जी, जब तक हम अपनी जो पैदावारी लागत है उसको कम नहीं करते हैं, टैक्सों के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते हैं, जब तक हम फार्मर्स की जो है वो ग्रोथ को जो है वो इस तरह नहीं लाते कि वो आप उसको एक्सपोर्ट प्राइस दे देते हैं मगर उसकी इनपुट्स महंगी हो जाती हैं, बिजली महंगी हो जाती है, डीज़ल वो जो इस्तेमाल करता है वो महंगा हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली उसको भी फ़ायदा नहीं होता, मिडिल मैन भी पैसा कमाता रहता है और एंड पे जो यूज़र है बेचारा जो अवाम है उसको तो महंगी ही चीज़ें मिलती हैं। तो ये फंडामेंटल रिफॉर्म ठीक करना, मार्केट्स की फोर्सेस को दुरुस्त करना, एक परफेक्ट मार्केट प्लेटफॉर्म बनाना, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो हम महंगाई में खातर खा जो है कमी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने टैक्सेस की बात की तो इसमें इशफाक तौला साहब, जो टैक्सेस हैं पहली तिमाही में 500 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स हमने जमा किया है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और इसका ये किस तरह से पॉजिटिवली हम इसको देख सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, ये इंपोर्ट बेस से जो टैक्सेशन हुआ और मेरा ख्याल है उसमें दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ सिक्के के दूसरे रुख पे
तो पेट्रोलियम लेवी थी वो 150 बिलियन से आपने कम वसूल की है जी। और अगर मैं देखता हूँ, अगर हम दोनों तरफ अगर इन अशारियों को देखते हैं तो वो जो 500 अरब हमने लिया है वो डिविजिबल पूल का आता है और डिविजिबल पूल से आपका 58.5% सूबों को और चला जाता है और बाकी 1.5% गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को चला जाता है, तो उसका 40% आपके पास रहता है। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम लेवी है जो खालिसतन मरकजी हुकूमत की जो लेवी है उनकी कंट्रीब्यूशन है उसमें कमी वाकई हुई है। अब IMF ने ये पेज तो देख ली है कि जी आपने टैक्सेस आपने काफ़ी इकट्ठे किए हैं, दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि जी पेट्रोलियम लेवी आप कर ही नहीं रहे। जब आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे अपना और जब आप उसको 600 अरब का जो टारगेट था उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे तो महंगाई में इजाफा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब आप तो फिर इसका क्या मतलब है तौला साहब कि ये सही कदम था पेट्रोलियम लेवी को कम करने का? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कम हुआ है, दूसरी तरफ जाहिर है आवाम को के ऊपर महंगाई का इम्पैक्ट कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि पेट्रोल महंगा कम महंगा हो और महंगाई कम हो। तो ये सही कदम था या गलत कदम था? मैं नहीं समझता ये सही कदम था। देखिए, दो चीज़ों से महंगाई बढ़ी है, वो दो चीज़ों को आपको ज़रा देखना पड़ेगा। आप एक इंटरेस्ट रेट आपके बहुत ज़्यादा है जो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होते हैं। अभी भी इस वक्त भी जो IMF से आपके नेगोशिएशन रुके हुए हैं उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। इंटरेस्ट रेट वो कहते हैं 2% ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन आप लेके आएँ। हम इस बात पे तो मेरी जो जराए कहते हैं कि आप हो गए हैं कि जी कि जितना इन्फ्लेशन है उतना हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हारून मेरे भाई हैं, बड़े मेरे पुरानी दोस्ती है, उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा बड़े मादरत के साथ कि हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए स्टेबलाइजेशन लेते हैं। स्टेबलाइजेशन आज आप IMF की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस मुल्क ने IMF के प्रोग्राम को लिया है स्टेबलाइजेशन वहाँ कहीं नहीं हुई, वहाँ पर उल्टा मेरा ख्याल है पहुँचा लिया है इकॉनमी के अंदर। तो इन माई हम्बल व्यू एक आर्टिकल मैंने लिखा था 8 फरवरी या 9 फरवरी 2020 को, कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF, उसको मैं अपडेट भी कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है रियल पिक्चर हमारी जैसी मईशत जहाँ मतवाजी मईशत बहुत बड़ी होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है विदाउट IMF? कभी अमल नहीं हो सकते। देखिए, आप पहले आज से 6 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते या 1 साल पहले पूछते तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हमारे पास एक विंडो था, हम कर सकते थे। मगर जो 6 महीने के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया गया, जो इंपोर्ट, अब देखिए गाड़ियों की 361 अरब रुपए की आपने लीज फाइनेंसिंग या बैंक फाइनेंसिंग करवा दी, वो बिल्कुल बेजा की चीज थी, आपने इंपोर्ट की। आप गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगाएं, गाड़ियों के लिए इंपोर्ट करें अगर आपकी गाड़ियां इस काबिल है कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ तो आप लोकल दे रहे हैं, जिसकी बेचारे की मोटरसाइकिल की हैसियत होती है वो 800 सीसी पे आ जाता है, 800 वाले की 1600 सीसी पे आ जाता है, क्यों? बैंक लोन अवेलेबल है। वो दो धारी तलवार जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, वो पड़ रही है। एक तरफ तो आपकी जो सेविंग्स होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, दूसरी तरफ आपकी क्रेडिट बढ़ जाती है। ये मैं टर्चरी इकोनॉमी में नहीं हूँ अभी, मेरा तो सिर्फ अभी मॉडल है, बेसिक मॉडल है। आपने कहा ये बोरो एंड स्पेंड पे हमें लगा दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी के अपने डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स को आप थोड़ा सा भी आप हटेंगे वो डायनामिक्स आपको बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जाएंगे। आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत कम होना चाहिए, 4-5% से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी डॉलर की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए 140-145 से ऊपर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें करने से आपकी इन्फ्लेशन में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फार्म टू मार्केट जिस अप्रोच की वो बात कर रहे हैं, ये ICAP के बजट में मैंने पूरी इस पे एक हिस्ट्री लिख के दी है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज की पूरे मॉडल्स भी हमने इनको पेश किए हैं। वो मुझे उस तरफ कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हो या कामयाब जवान प्रोग्राम हो, कहीं मैं ये नहीं देख पा रहा कि कहीं पे मुझे ये मिल जाए कि फार्म टू मार्केट की एक ट्रू अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि लेके चलेंगे या कोई स्ट्रेटजी देंगे, वो कोई स्ट्रेटजी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि अब अपना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एक फुकदान है इनका, कहीं से कंट्रोल नहीं हो रही है। इंपोर्टेड चीनी आप 125 रुपये बेचने के लिए तैयार हैं, लोकल चीनी आप बोले 89 रुपीज़ 75 पैसा देंगे। आप इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर सारी सपोर्ट प्राइजेस दे रहे हैं, ऑन दी कॉन्ट्ररी इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर आप वेजेस भी दे दें तो ये सारे मामला ही खत्म हो जाते हैं। तो इन माई हम्बल व्यू डायरेक्शन भी ठीक नहीं है, डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। मैं जब शौकत तरीन साहब आए थे, जो उन्होंने पहला मीडिया इंटरव्यू दिया था जिसमें इन दोनों चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया था, इंटरेस्ट रेट को और डॉलर पैरिटी को, मैं समझता था, मुझे लग रहा था कि शौकत साहब
उस डगर पे चलेंगे। मगर मेरा ख्याल है अब शायद वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें मेरे हाथ में नहीं है, स्टेट बैंक के हाथ में। ये इंटरेस्ट रेट ये भी जरा हमें देखना पड़ेगा कि अगर स्टेट बैंक का एक्ट भी अगर पास हो गया। जी सही, बिल्कुल सही है सर। लेकिन डॉक्टर फरोख सलीम साहब, ये जो इंटरेस्ट मैं कहता हूं अगर जो कंडीशन रह गई है IMF की। जी मुकम्मल कर लें सर जुमला। तोला साहब, मैं ये कह रहा था कि अगर देखें IMF की जो कंडीशंस मैं समझता हूं जो मेरी नॉलेज में रुकी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं टैक्सेस का विड्रॉल करें, सेल्स टैक्स का विड्रॉल करें, हाँ। आपके एग्जाम्पशंस का और इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन। तो ये 525 अरब वहां से ये मांग रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट को अब आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें अगर मैं लेके चलूंगा, हाँ। मैं नहीं समझता कि आगे मैं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर IMF कहता है डॉक्टर फरोख साहब के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट रेट कम किया, लोगों ने सस्ते कर्जे लिए, 300 अरब की गाड़ियां मंगवा ली। तो क्या इंटरेस्ट रेट को कम रखना हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफे की एक वजह भी है? तो IMF क्या गलत कह रहा है? देखिए, मैंने एक टेंडेंसी देखी है हुकूमतों में, न सिर्फ इस हुकूमत में, इससे पहली जो हुकूमतें आई उनमें भी, कि हम अपनी जो हमारे माशी ढांचे में बुनियादी कमजोरियां हैं, जो बुनियादी खामियां हैं, वो हम फौरन IMF के ऊपर डाल देते हैं कि महंगाई है पाकिस्तान में बिकॉज IMF ने हमें कहा है कि महंगाई कर दो। बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं बिकॉज IMF हमें कहता है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दें। हमारा रुपया गिर रहा है बिकॉज IMF हमें ये कहता है। मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स IMF के मुख्तलिफ ममालिक के साथ देखे हैं। IMF किसी भी मुल्क को कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें, कि आप अपनी करेंसी गिरा दें। IMF ये कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से कि आपके बिजली के शोबे में 400 से 500 अरब रुपए का खसारा है, आप उस खसारे को दूर कर दें। अब वो खसारे को दूर करने के जो तरीक़ाकार, जो सही तरीक़ेकार है, वो ये है कि आपके पास जो 20 से 25% चोरी हो रही है, आप उसको कम कर दें। आपके पास जो वसूली 90% पे आ रही है, जिसका मतलब ये है कि आप 100 रुपए का बिल भेजते हैं, आपको 90 रुपए उसके सामने वसूली होती है, आप उसको 95 पे, 96, 97 पे ले जाएं, 100 के करीब ले आएं, तो आपको बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। IMF ये नहीं कहता। हुकूमत पाकिस्तान जब बिजली चोरी को रोकने में नाकामयाब रहती है, वसूली को बढ़ाने में नाकामयाब रहती है, तो फिर इट्स फोर्स्ड इनटू रेजिंग टैरिफ, फिर मजबूर हो जाती है कि टैरिफ बढ़ाना है। IMF ने हमें कभी नहीं ये कहा कि आप अपनी करेंसी को 180 पे ले जाएं या गिरा दें। वो ये कहती है कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में है, आप उनको इजाजत दे दें कि वो डिटरमिन करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, टैक्स के हवाले से खान साहब, मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि हमारी हुकूमत जो है ये गलत कहती है कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। और उसका सबूत मैं ये आपके सामने रखता हूँ कि 2010 का बजट खोल के देख लीजिए, उसमें 1500 अरब रुपए के टैक्सेस थे। आज हमें हुकूमत खुद से ये बता रही है कि वो 5800 रुपए के टैक्सेस इकट्ठे करने चली है, यानी कि पिछले 10 से 11 साल में 400% इजाफा हुआ है हमारी टैक्स कलेक्शन में। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि लेकिन टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा कहना ये है कि हमारा इशू इज एक्सपेंडिचर कंट्रोल। जो उसी पीरियड के दौरान मैंने आपको बताया कि हमारा टैक्स कलेक्शन जो है वो 1500 से चली गई है 5800। उसी पीरियड के दौरान जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं वो तकरीबन 2-2.25 अरब से पहुंच गए हैं 9000 अरब पे। आप जितना भी टैक्स नेट बढ़ा लें, आप पाकिस्तानियों का खून चूस लें, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से दुनिया में किसी भी मुल्क में टैक्सेस नहीं बढ़ाए जा सकते। तो फोकस ही गलत है। फोकस टैक्सेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस अखराजात कम करने में होना चाहिए। इतनी तेजी से अखराजात बढ़ रहे हैं कि टैक्सेस की कलेक्शन उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं सकती। देखिए, अगर 10 से 11 सालों में अगर पाकिस्तानी अवाम ने आपके खजाने में 5800 अरब रुपया इस साल जमा होने चला है, 10 से 11 साल पहले हुकूमत का अपना टारगेट सिर्फ 1500 अरब हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हारून साहब, ये अब 2-3 चीज़ें आ गई। एक तो ये 500 अरब रुपये ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना,
ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात IMF कर रहा है, ये हमने इंटरेस्ट रेट को दुनिया में कहीं पर शायद कभी ममालिक में इतनी मिसाल मिलती होगी कि हम इसको इतना लो लेवल पर ले आए और उसका इंपोर्ट्स की शक्ल में नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि लोगों ने कर्जे लेकर शायद गाड़ियाँ खरीद ली और हम जो है वो या और भी इसके हम कुछ और पहलू देख सकते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? नेगेटिव है, पॉजिटिव है? IMF की डिमांड सही है, गलत है? देखिए जी, ये एक मिक्स्ड इस वक्त इसका सिग्नल्स जा रहे हैं। मैं जो इस वक्त अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि IMF के पास तो एक कोई भी मुल्क खुद से जाता है जब उसने बेल आउट चाहिए होता है। बेल आउट का एक स्टैंडर्ड पैकेज बना हुआ है। अगर उस वक्त शायद हम बेहतर निगोशिएट कर लेते शुरू में तो कुछ रूम होता, लेकिन अब जैसे मैंने पहले कहा कि वेवर्स का मुझे इतना रूम नहीं दिखाई दे रहा और हमें उसको उसी तरह से आगे देखना होगा जी। जो चैलेंज मुझे नजर आ रहा है अब मुझे शॉर्ट टर्म में, एक अगर मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिंपल अल्फाज में बात करूं कि अब इस स्टेज पर जबकि हुकूमत अगले 1.5 साल में इलेक्शनियरिंग की तरफ जा रही है, उनके लिए इकोनॉमी को कंप्रेस करना या कॉन्ट्रैक्ट करना एक सियासी तौर पे बड़ा मुश्किल डिसीजन है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको अखराजात घटाने पड़ेंगे, आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होती हैं और वो अपने टेन्योर के आखिरी सालों में यूजुअली नहीं करते। उसका हल क्या होगा? या तो आप IMF का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे, जो हमने पहले भी नहीं किया बहुत दफा, या ये है कि फिर जब अगली हुकूमत आएगी तो वो एक रीनिगोशिएट करेगी प्रोग्राम। इन नटशेल मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म के ये जो हमने बातें की हैं आपकी सारी, जो टैक्सेशन की कलेक्शन बढ़ी है वो खुशाइंद है, लेकिन 50% से ज़्यादा वो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से बढ़ी है, तो उसकी पॉजिटिव भी है और उसका एक परवर्स इंसेंटिव भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। हमारे 3-4 चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तो ये सिम्त ठीक नहीं होगी। हमें ड्रास्टिकली खर्चे घटाने होंगे। ठीक है, हमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लेंगे, मैं सिर्फ कहां से कर रहे होंगे सर खर्चे का? मालिक देखें, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि हमारा इन्हिसार बिजली बनाने से लेके गाड़ियां चलाने का सब कुछ इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर है। ठीक है, हमें अपने अखराजात को घटाना पड़ेगा। हमें जो क्रेडिट देते हैं मार्केट को, उसको रियल सेक्टर्स की तरफ, जो ज़राअत और हमारी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट बेस, उधर ले जाना पड़ेगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम लोगों को बताते रहे कि हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास लेबर चीप है, आप आ जाइए। उनके पास 50 और डेस्टिनेशंस होती हैं। हमें बहुत अच्छी तरह इल्म है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जो मुझे आखिरी 2 सालों में हुकूमत के ये रिफॉर्म होती खासी मुश्किल दिख रही है। ठीक है, राइट सर। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, तो हमने देखा है कि ये 2021 में 35% कम हुई है। तो 35% कम क्यों हुई है, इसका जवाब मैं आप ही से जानना चाहता हूं, मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक के बाद। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हुकूमत अपने जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा जो बिजली का, उसको मैनेज करना चाहती है और उसके लिए हदफ मुकर्रर करेगी 425 अरब रुपए जो है वो इस दफ़ा सर्कुलर डेट से कम किए जाएंगे। ये कैसे करेगी हुकूमत और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं 5-6 मिनट है मेरे पास और मैं क्विकली चाहूंगा कि तमाम मेहमानों के सामने एक सवाल रखूं और चारों ही सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल हारून साहब ये है कि ये आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, 35% कमी वाकई हुई है 2021 में। कोविड का इम्पैक्ट है, कोविड तो गुजर गया, या वजूहात कुछ और देखते हैं आप? जी, इसकी मेन वजह यह है कि देखें, जो इन्वेस्टमेंट हमें मेनली चीन से आ रही थी या टेलीकॉम सेक्टर वगैरह से, ये जो कंपनी है उसमें आ रही थी। हमें इस वक्त कोविड की वजह से और मल्टीपल फैक्टर्स और ये अफगानिस्तान के फैक्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि चीन या बाकी ममालिक यहाँ आके नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, ना तो हमारे इकोनॉमिक जोन्स अभी उस लेवल पर तैयार हैं, ना हमारी परसेप्शन सिक्योरिटी की उस लेवल पर है कि वो हो पाए। हमें जो चाहिए, जिस अमर की ज़रूरत है, जहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे चलते प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आएगी, या जो हम एक्सपेंशन करें अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और उसके लिए हुकूमत के पास ना पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ना इंसेंटिव फ्रेमवर्क है, ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का
फ्रेमवर्क है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर इकराम साहब, अभी बात हो रही थी कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। हुकूमत अपने अखराजात कहाँ से कम कर सकती है? जी, फ़िलहाल तो सूरत हाल बहुत ख़राब है कि इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने के बावजूद जो भी ज़ाहिर है कि इंपोर्ट बेस ज़्यादा है और उसमें ब्रॉड बेस नहीं है और खाम खा टैक्स पे जोर भी है, तो फिर भी आप देखिए कि 70% उसका जो है वो तो या तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है या डिफेंस में, बल्कि डिफेंस भी बहुत हद तक बोरिंग पे चला गया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर हुकूमत 20 बिलियन का ऑयल भी इंपोर्ट करती है, कोई हमने उसमें तवानाई के शोबे में भी कोई इस्लाहात नहीं की हैं, तो अखराजात का जो प्रेशर है वो तो इतना बढ़ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इस रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ हम खर्चों में भी कमी, हाँ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो सकती थी और जहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्टेबल सरप्लस बना सकते थे एग्रीकल्चर के, उसमें हमने कोई तवज्जो नहीं दी है। हमारा जोर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पे है, जबकि एक जोर इस बात पे होना चाहिए कि हम अपना कर्जा कम करें, एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो एग्रीकल्चर से निकालें, मकामी ज़रूरत पूरी होगी। अगर उसकी कीमत कम आती है तो हमें फूड सिक्योरिटी में भी बहुत हद तक हमें जो है काबू पाएंगे और महंगाई पे भी काबू पाएंगे। मगर अगर हम टैक्सेस ही लगाते रहे और अखराजात कम नहीं किए, तो इस लिहाज से अपनी पैदावारी लागत कम नहीं की, तो फिर हम हर तरफ से जो है वो अपने कोई भी इशारियत ले लें, हम कोई मालियाती ना तो मुस्तहकम हो सकेंगे और ना ही एक बढ़ती हुई मईशत जिसमें के लोग इन्वेस्ट करें, ना ही यहाँ FD की क्या आएगी, यहाँ तो लोकल लोग भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। तो ये बड़े संजीदा मसाइल हैं और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है अशफाक तौला साहब, ये जो गर्दिशी कर्जा हम हदफ बना रहे हैं कि 425 अरब रुपए इस माली साल के अख्ताम में कम करेंगे, ये कैसे होगा आपके ख्याल में? ये मुमकिन है 425 रुपया कम कर देना गर्दिशी कर्जे में से? बहुत आसान है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है और दूसरी IMF की एक और कंडीशन है जिसको भी ऑलमोस्ट हम एग्री कर रहे हैं कि टैरिफ मजीद बढ़ा दो। तो टैरिफ बढ़ाने से अगर आपका गर्दिशी कर्जा कम होता है तो सारी बात है, फिर तो वो तो यानी आवाम के ऊपर बोझ पड़ने वाला है बिजली के बिलों में। अगर महंगी करनी, जी, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जैसे हारून ने भी कहा कि आपको इसके अंदर, आपके जैसे फारूक सलीम साहब ने भी कहा कि आपको अपने लाइन लॉसेस को कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप आए। रिन्यूएबल एनर्जी लाने के लिए हारून साहब भी एग्री करेंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, ये इतना आसान नहीं है। और आपके पास जितना PSDP है, या अगर गवर्नमेंट अपने स्पॉन्सर करे या अगर ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी आती है या प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आती है, तो इतना आसान नहीं है मार्केट करना। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने बात की, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तैयार पड़ी हुई थी, पिछली गवर्नमेंट ने भी रोक दी। जब ये आए तो बिल्कुल ही 1 साल प्लान पूरा चौक आउट हो गया। अब हम फिर कोशिश कर रहे हैं, मगर अब उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और जो आने के लिए तैयार है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं कि नैब के डर से काफी अफसर काम करने के लिए भी तैयार नहीं है और हर चीज मेरा ख्याल है स्टैंड स्टिल पे आ रही है। तो जब जमूत का शिकार चीजें हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही है। फारूक सलीम साहब, महंगाई कम हो रही है, बढ़ रही है सर? देखिए, अभी तक जितने भी सवालात आपने उठाए हैं, बड़ी रिसर्च करके आपने उठाए हैं और इतने कीमती सिफारिशात जो हैं वो बाकी पैनलिस्ट ने सामने रखी हैं। खान साहब, बड़ा ही बुनियादी नुक्ता है, पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, माशी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। चले सर, माज़रत वक्त का खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।